संविधान संवाद के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले दिनों इस बात पर खूब बहस हुई कि और केंद्र की सरकार को क्या कहा जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाए या यूनियन गवर्नमेंट कहा जाए। आज का एपिसोड उसी बहस के इर्द गिर्द उसके सिद्धांत पर आधारित है, जिसे हम संघवाद का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत क्या है, केंद्र और राज्य के रिश्ते की तरफ हम इसे कैसे देखते हैं, इन सब पे हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी साथी हो सुरभि कारवा। पहले तो सुरभि को बहुत बहुत बधाई ऑक्सफोर्ड के एडमिशन के लिए। और हमारे प्रोफेसर तर्नव खीतान, जिनसे हम हर बार सीरीज पे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि संविधान का मूल्य क्या है, संवैधानिक सिद्धांत क्या है। बहुत बहुत बधाई सुरभि थैंक आपको यू और स्वागत भी। थैंक यू राजेश, थैंक यू। प्रोफेसर खीतान, पहला सवाल मेरा ये है कि संघवाद क्या है और संघवाद क्यों जरूरी है, ये बताएं। देखो, पहले तो नमस्कार, आदाब राजेश, सुरभि। काफी टाइम हो गया हमें ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, तो आपको दोबारा से शुरू करके काफी अच्छा लग रहा है। संघ फेडरलिज्म बोलते हैं, और फेडरलिज्म या संघवाद का मूल मतलब यह है कि एक देश की सारी सत्ता या केंद्र की एक सरकार के पास नहीं रहेगी, उसको दो स्तरों में या परतों में बांटा जाएगा। तो कुछ राज्य की कुछ शक्तियां संघ की जो सरकार होती है, जो फेडरल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार, जिसको हम बोलचाल की भाषा में हिंदी में बोलते हैं, कुछ शक्तियां वहां होती हैं राज्य की, और बाकी शक्तियां जो प्रोविंसेस या स्टेट्स होते हैं उनको दी जाती हैं। और संघवाद का मूल, उसमें उसकी जो मूल बात है वो यह है कि जब यह सत्ता का विभाजन हो जाता है और एक देश की शक्तियां बांट दी जाती हैं, तो जो शक्तियां एक स्टेट को या प्रोविंस को दे दी गई हैं, उस इश्यू पे केंद्रीय सरकार या संघ की सरकार कोई कानून नहीं बना सकती, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं ले सकती। और उसी तरह जो संघ की सरकार है, उसके पास जो पावर्स हैं, उसके पास जो विभाजित सत्ता का जो पोर्शन उसको मिला है, उन पावर्स पर राज्य की सरकारें कोई कानून नहीं बना सकती और कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं ले सकती। तो संघवाद का मूल मतलब यही है कि सत्ता का दो स्तरों में विभाजन। तो हमने जैसे पिछली एपिसोड्स में सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की थी, वह भी एक सत्ता विभाजन का सिद्धांत है, पर वहां एक ही स्तर पे हम एक देश की या राज्य की सत्ता को अलग अलग संस्थानों में बांटने की बात हमने की थी, कि कुछ सत्ता के अधिकार हमने विधायिका को दिए, कुछ सत्ता के अधिकार हमने न्यायपालिका को दिए। इस तरह से वह एक हॉराइजॉन्टल डिवीजन उसको हम बोल सकते हैं। संघवाद में हम वर्टिकल डिवीजन की बात करते हैं कि सत्ता का विभाजन स्तरों में हो, और अब तो हम 3 स्तरों की भी बात करते हैं, एक संघीय सत्ता, एक राज्य के स्तर की सत्ता, और एक फिर एक लोकल या पंचायत स्तर की सत्ता। उस पर हम बाद में आएंगे शायद। तो संघवाद का मतलब ये है। आपने ये भी पूछा राजेश कि संघवाद क्यों जरूरी है, तो यह थोड़ा पेचीदा मामला है। ये डिपेंड करता है कि आप किस देश की बात कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि हर देश में संघवाद जरूरी हो। देश कितना बड़ा है, उसकी जनसंख्या कितनी है, इस पर बहुत निर्भर करता है कि संघवाद जरूरी है कि नहीं। लेकिन अगर हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो
अब एक बहुत ही विशाल देश, भारत जैसे देश में अगर संघवाद ना हो तो लोगों के, जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनमें और जनता के बीच में जो दायरा है वह काफी लंबा होगा। तो लोकतंत्र ही बेमायने हो जाएगा एक बड़े देश के संदर्भ में। इसलिए बड़े देशों में, विशाल देशों में संघवाद अनिवार्य है लोकतंत्र को बनाए रखने के। शुक्रिया तरुणाब। ये हमने समझा कि फेडरलिज्म, संघवाद क्या है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हम बात सीधे संविधान सभा से शुरू करें तो संविधान सभा में क्या बहसें हुई, क्योंकि भारत का संविधान भी एक बड़ा यूनिक, एक विशेष तरह से है। उसे क्वाजी फेडरल कहा जाए या यूनिटरी इन फॉर्म कहा है कुछ लोगों ने कि फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट। तो भारत का संविधान बनते वक्त क्या फैक्टर्स रहे, क्या विचारधाराएं रहीं? हमने कनाडा का मॉडल देखा, अमेरिका का मॉडल देखा, तो हमारी क्या इंस्पिरेशंस रही, क्या सोच रही भारत के संविधान के संघवाद के मॉडल को लेकर संविधान सभा में? धन्यवाद सुरभि। तो देखिए, भारत में जो संघवाद है या क्वेज़ाई फेडरलिज्म जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि पूरी तरह से भारत में संघवाद का अंगीकरण नहीं किया है, लेकिन इसके लिए हमें पहले ब्रिटिश राज, अपने वैश्विक सरकार के संदर्भ में शुरू से समझना पड़ेगा कि ब्रिटिश इंडिया में कुछ जो प्रोविंसेस थी, जैसे बंगाल या मद्रास या बॉम्बे प्रोविंस, ये प्रोविंसेस ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस थी। इनको पहले कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन पर वर्चस्व था, और उसके बाद वो सॉवरेंटी, उनका राज ब्रितानी सरकार को दे दिया गया 1857 के रिवोल्ट के बाद। और उसके अलावा सैकड़ों प्रिंसली स्टेट्स जिनको हम बोलते हैं, राजे रजवाड़े थे, छोटे छोटे, कुछ बड़े भी थे, काफी बड़े भी थे, त्रावणकोर, कोचीन जैसे। तो इनके साथ एक कुछ अग्रीमेंट था ब्रिटेनी सरकार का कि ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं थे। इनके पास इनके ऊपर ब्रिटिश राज का काफी दबदबा था, पर यह पूरी तरह से सम्मिलित नहीं थे ब्रिटिश राज में। तो इनका एक कुछ स्तर पर इनका एक इंडिपेंडेंट वर्चस्व था। तो इन दोनों अलग अलग सिस्टम्स को जब भारत के इंडिपेंडेंस के बाद एक संघीय ढांचे में डालने की बात शुरू हुई, तो हमारी एक हिस्ट्री थी। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस जो बहुत बड़े बड़े प्रोविंसेस थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तक, एक तरफ वो थे। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको धीरे धीरे करके भारत में शामिल किया गया 2-3 सालों के साथ। और यह सब काम बंटवारे के संदर्भ में हो रहा है। तो बंटवारे के पहले जब बात चल रही थी एक ही देश रखने की, तब जो मॉडल था जिसकी चर्चा चल रही थी वो एक कन्फेडरेशन का मॉडल था। कन्फेडरेशन का मॉडल ऐसा होता है कि उसमें संघवाद से भी ज्यादा पावर्स राज्यों के पास होते हैं। तो कन्फेडरेशन में जो प्रोविंसेस होते हैं, जो राज्य होते हैं, वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, और जो सेंट्रल सरकार होती है वो काफी कमजोर होती है। तो अभी जो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन है वो संघवाद वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था अमेरिका में, काफी पुराना
कॉन्स्टिट्यूशन था, सैकड़ों साल बीत गए हैं, उसको हटाया गया है, लेकिन वो एक कन्फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था। तो राज्यों के पावर्स उस कन्फेडरेशन में काफी ज्यादा होते हैं, और भारत को एक रखने के लिए यह बात ज्यादातर मान्य थी कि बिना कन्फेडरेशन के एक देश नहीं चल सकता। लेकिन फिर जब बंटवारा हो गया और कन्फेडरेशन की बात भी जब मान्य नहीं हुई सारे पार्टीज को, तब कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि कन्फेडरेशन से हम संघवाद पर नहीं आएंगे, बल्कि संघवाद से भी ज्यादा केंद्रीयकरण की तरफ संविधान ने रुख लिया। तो यह एक तरह से हम रिएक्शन देख सकते हैं बंटवारे के खिलाफ, कि बंटवारे को उन्होंने राज्यों को पावर्स देने से और देश का बंटवारा ना हो, ये चिंता काफी ज्यादा संविधान सभा में काफी मेंबर्स के पास थी। अलगाववाद की डिमांड्स, मूवमेंट्स भारत में जगह जगह चल रही थी, काफी राजे रजवाड़े भी अलग रहना चाहते थे। तो उन्होंने यह माना कि कश्मीर की समस्या उनके सामने थी ही, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बंटवारा भी क्लीन बंटवारा नहीं हुआ था, काफी विवादित क्षेत्र थे। तो उन्होंने यह डिसाइड किया कि एक केंद्र की तरफ रुझान वाला संघवाद भारत के लिए ज्यादा बेटर होगा। तो उन्होंने जो अमेरिकी संघवाद है उसको नहीं अपनाया, केंद्र की तरफ रुझान वाला संविधान अपनाया। तो भारतीय संघवाद को क्वेज़ाई फेडरल इसलिए बोलते हैं कि संघवाद की तरह नजर तो आता है, पर जो ज्यादातर संघीय देश होते हैं उनके मुकाबले भारत में केंद्र की शक्तियां राज्यों से कहीं ज्यादा है। शुक्रिया प्रोफेसर खेतान। इससे आगे बढ़ते हैं। इन सब के मूल में जो संघवाद का मूल है उसका संबंध सत्ता के विभाजन से है। हमने इस पे पहले भी बात किया है। आप एक संवैधानिक लोकतंत्र में इस सिद्धांत को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? और दूसरा इसका एक सवाल है कि अगर यह महत्वपूर्ण है तो क्या लोकतंत्र को गहरा करने में, लोकतंत्र को फैलाने में यह कोई मदद करता है? बिल्कुल राजेश। तो देखो, बड़े विशाल देशों में मैंने बताया कि सबसे बड़ी जो दुविधा है वो है कि अगर आपकी सिर्फ एक ही न्यायपालिका, एक ही विधान पालिका हो, जो भी कैपिटल है, आपका राजधानी है, वह उसके जो प्रतिनिधि होंगे वो जनता से काफी दूर हो जाएंगे, क्योंकि एक विधायिका में कितने मेंबर्स हो सकते हैं उसकी भी एक लिमिट होती है। अगर आप सीरियस बहस करना चाहें तो 500, 600, 700 भी कर लो, लेकिन उससे ज्यादा अब 1000, 2000 मेंबर्स की विधायिका बनाओगे तो उसमें फिर मेंबर्स को एक्चुअल डिबेट करने की फैसिलिटी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो इसलिए एक अपर लिमिट होती है कि विधायिका, एक प्रैक्टिकल लिमिट है, एक नैतिक लिमिट नहीं है, प्रैक्टिकल लिमिट है कि बहस किस संस्था में हो सकती है, उसका साइज कितना बड़ा हो सकता है। तो आप अब करोड़ों लोगों के देश में 700 प्रतिनिधि को बांटो, तो जितना बड़ा देश होगा एक प्रतिनिधि उतने ही ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा या कर रही होगी। तो इसमें फिर जो जनता और प्रतिनिधि के बीच का गैप है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए पहला काम तो लोकतंत्र को गहरा करने में संघवाद यह करता है कि जब सत्ता को बांट दिया जाता है और लेयर्स बना दिए जाते हैं, तो जो राज्य स्तर के जो प्रतिनिधि होते हैं वह लोगों से थोड़ा पास होते हैं। और स्थानीय स्तर पर देखो तो अगर जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के स्तर पर देखो तो वह और ज्यादा पास होते हैं। तो एक इस तरह से जनता अपनी समस्याओं को प्रतिनिधि के पास ले जा सके, इसके लिए सत्ता का जो वर्टिकल विभाजन है वो काफी जरूरी है। दूसरी प्रॉब्लम हमने पिछले एपिसोड्स में बात की है कि
लोकतंत्र को एक बहुत भारी खतरा हमेशा रहता है जो रूलिंग पार्टी होती है उससे। जो सत्ताधारी पार्टी होती है वह हमेशा सत्ता में रहना चाहेगी, और उसको हमेशा सत्ता में रहने के लिए सबसे जो आसान तरीका है वह है लोकतंत्र को खत्म करना। क्योंकि अगर अगर लोकतंत्र एक सिस्टम है जिसमें सत्ताधारी पार्टी बदलती रहती है। अगर आप लोकतंत्र खत्म कर दो तो सत्ताधारी पार्टी हमेशा सत्ता में रहेगी। तो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए सत्ताधारी पार्टी के पास बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है, बहुत बड़ा रीजन होता है। अगर आपके पास देश की सारी ताकत एक ही केंद्र में हो, खास करके अगर आपके पास पार्लियामेंट्री सिस्टम हो जैसा कि हमारे पास भारत में है, वो काफी अच्छा सिस्टम है, हमने पहले डिस्कस किया था। पर उसमें इस सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है और जो पार्लियामेंट है वो एक ही पार्टी के पास होती है। सरकार और पार्लियामेंट दोनों एक ही पार्टी बनाती है, सत्ताधारी पार्टी। तो एक पार्टी का या कोalition कभी कभार बन जाता है, लेकिन एक पार्टी का वर्चस्व अगर देश की सारी सत्ता, सारी ताकत आप एक ही पार्टी को दे दो, तो उस पार्टी के पास लोकतंत्र को खत्म करने की या कमजोर करने की ताकत काफी ज्यादा आ जाती है। संघवाद में यह करना थोड़ा मुश्किल होता है। संघवाद में क्योंकि राज्यों में यह काफी कम देखने को मिलेगा कि जो पार्टी केंद्र में सत्ता में है वो सारे राज्यों में भी उसी पार्टी की सरकार है। कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने के बाद कुछ टाइम तक कांग्रेस के पास ज्यादातर स्टेट्स थे, लेकिन अगर वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो राज्यों में जो केंद्र में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनकी सरकारें राज्यों में बनी रही। तो इस तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र को डिफेंड करने के लिए आप अलग अलग सत्ता के केंद्र बना देते हैं, और सत्ता के विभाजन को करने से फिर लोकतंत्र मजबूत होता है। यह एक दूसरा कारण है कि लोकतंत्र और संघवाद में एक गहरा रिश्ता इसलिए भी। शुक्रिया तरुणाम। जैसे अभी हमने चर्चा की कि भारत में बंटवारे के इतिहास के चलते एक भय था राज्यों को अधिक शक्तियां देने में, और हमें केंद्र की तरफ हमारे संघवाद के, हमारे फेडरलिज्म में एक झुकाव केंद्र की तरफ देखने को मिलता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आप कनिका गौबा का इस पर काम है, ईपीडब्ल्यू में वो आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। उन्होंने स्पेसिफिक सीधे संविधान सभा से कोट्स आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरह मेंबर्स परेशान थे कि बंटवारा हो रहा है और देश का बंटवारा न हो। तो ये जो विषय है, इसी का अगर मैं थोड़ा आगे इस सवाल को ले जाऊं तो भारत की आज़ादी के बाद भी हमने लैंग्वेज के आधार पर राज्य बनते हुए देखा। 2000 के दशक में उत्तराखंड, झारखंड हमने बनते हुए देखा, और आज भी हमें ये चर्चा देखने को मिलती है कि बंगाल को और छोटे स्टेट में बंटवारा किया जाए, उत्तर प्रदेश का इस तरह बंटवारा किया जाए। तो भारत के संविधान के बनने के बाद जो ये उपराष्ट्रवाद, सब नेशनलिज्म जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसके चलते क्या संघवाद की हमारी यात्रा रही है, उसमें क्या महत्वपूर्ण केसेस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और मतलब ये जो नए राज्य बनते हैं वो संविधान के भाग 1 में आर्टिकल अनुच्छेद 3-4 में हमें इस पर चर्चा देखने को मिलती है। तो आप इस पूरी यात्रा को किस तरह देखते हैं? धन्यवाद सभी। तो देखिए, संविधान सभा में उपराष्ट्रवाद के खिलाफ काफी आवाजें उठाई गई थी। हमें खुद को उनकी जगह रख के हम समझना चाहें उस संदर्भ को, तो वो बंटवारे से जो चोट पहुंची थी उनको, देश की एकता उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक मसला था। तो जिस तरह से धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, एक बहुत बड़ा भय था, डर था कि भाषा के आधार पर भी देश का बंटवारा ना हो।
तो और नेहरू भी काफी खिलाफ थे भाषा आधारित राज्यों को बनाने के लिए। मसला तो संविधान सभा के सामने था ही, पर संविधान सभा ने इस मसले का कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। उन्होंने और नेहरू का एक स्पीच है संविधान सभा में, उन्होंने बोला कि ये जो भाषावाद की जो प्रॉब्लम है इसको हम बाद में सुलझाएंगे, अभी हमारे पास बहुत जटिल मसले हैं, जब थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाए तब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने कर दिया कि हम बाद में देखेंगे। कोई पैसा मांगने आ जाता है, उधार लिया हुआ है आपने, तो लोग काफी बोल देते हैं भारत में कि भाई कल आ जाना। तो उसी तरह से जो मुसीबत आज आप नहीं झेलना चाहते हो, नेहरू ने बोल दिया कल आ जाना। लेकिन वो काफी टाइम तक नहीं टाल पाए क्योंकि दंगे भी होने लगे, और फिर 1950 के दशक में भाषा के आधार पर उपराष्ट्रवाद को अपनाना ही पड़ा, और भारत एक बहुल राष्ट्रवादी देश बन गया, जिसमें कि सिर्फ एक राष्ट्र की जो आइडेंटिटी है वही जरूरी नहीं थी। यह मान लिया गया कि भारत के लोगों के पास कम से कम दो और भी ज्यादा उनकी जो आइडेंटिटी है, जो वो जिस रूप से खुद को समझते हैं, खुद को देखते हैं, वह संविधान उसकी मंजूरी देता है। तो आप तमिल भी हो सकते हो और भारतीय भी हो सकते हो। तो यह तो 50 में, और दंगों को रोकने के लिए ये मतलब खुशी खुशी नहीं हुआ यह काम, नेहरू के नजरिए से कम कुछ एक ऑप्शंस और नहीं रह गए थे। लेकिन उसके बाद हमारे संविधान में क्योंकि केंद्र की तरफ रुझान है, तो आर्टिकल 3 जो है प्रावधान है संविधान का, उसमें केंद्र के पास पावर्स हैं कि वो राज्यों की जो बाउंड्रीज है उसको बदल दे, राज्यों का बंटवारा कर दे, राज्यों का विलय कर दे, राज्यों की बाउंड्री बदल दे। तो बहुत कुछ ये केंद्र के पास पावर्स हैं। सिर्फ एक उसमें यह रिक्वायरमेंट है कि ये सब कुछ करने के पहले जो राज्य की जो विधायिका है उससे आपको पहले विमर्श करना पड़ेगा राज्य की विधायिका से, और जब उसके विमर्श के बाद आपको राज्य की विधायिका के जो मत हैं वह मिल जाए, उसके बाद ही आप राज्य की बाउंड्रीज को, उसकी सरहद को, उसके लिमिट्स को बदल सकते हैं। अब यह आप गौर कीजिए कि आर्टिकल 3 में जो रिक्वायरमेंट है वह सिर्फ विमर्श की रिक्वायरमेंट है। यह जरूरी नहीं है कि राज्य की विधायिका की अग्रीमेंट हो कि वह इस फेरबदल को माने, उस पर अपनी हामी या सहमति दे, यह जरूरी नहीं। सिर्फ उसकी राय पूछी जाए, यही जरूरी। तो यह ऑलरेडी एक केंद्रीकरण का एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल जो काफी भारत में हमने डिस्कस किया है वह है आर्टिकल 356, जिसमें केंद्र सरकार, और यह संघवाद में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो इलेक्शंस जीत के राज्य में आई है उसको केंद्र की सरकार के पास डिसमिस करने के पावर्स हो। यह बात संघवाद से के अगेंस्ट जाती है, तो भारत इसीलिए क्वेज़ाई फेडरल बोलते हैं। तो 356 जो पावर था है अभी भी हमारे संविधान में,
वह भी केंद्रीकरण का एक दूसरा उदाहरण है, और भी कई उदाहरण है। जैसे कि जो 7th शेड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 3 लिस्ट हैं। केंद्र के पावर्स लिस्ट 1 में है, राज्यों के पावर्स लिस्ट 2 में है, लिस्ट 3 में ऐसे पावर्स हैं जिस पर दोनों की सत्ता चल सकती है। राज्य भी उस पर विधायक पास कर सकते हैं, केंद्र भी। पर कोई भी लिस्ट सत्ता के सारे पावर्स तो लिस्ट कर नहीं सकती। एक रेसिडुअल लिस्ट होता है, एक रेसिडुअल पावर होता है। संघवाद में जो बचे हुए पावर्स जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, वो राज्यों को दिए जाते हैं। भारत में वो केंद्र के पास है। जो भी बाकी के जो पावर्स हैं जो लिस्ट में नहीं, तो यह भी केंद्रीकरण का एक उदाहरण है। तो भारत का संविधान काफी केंद्र की तरफ रुझान रखता है। तो शुरू से ही 356 जो आर्टिकल है उसको नेहरू के टाइम से ही इस्तेमाल किया गया। तो केरल में जब उनकी कम्युनिस्ट सरकार बनी, इलेक्शन जीत के आई जब वामपंथ की सरकार, तो और इंदिरा गांधी के टाइम तो बहुत ज्यादा इसका मिसयूज हुआ, और राज्यों की सरकारों को पॉलिटिकल कारणों से, संवैधानिक कारणों से नहीं, सिर्फ इसलिए कि सत्ता में दूसरी पार्टी की सत्ता है और वह ऑपोजिशन स्टेट्स के सरकारों को डिसमिस, बर्खास्त करती रही। तो 356 और आर्टिकल 3 ये दोनों एक प्रॉब्लम रहे हैं भारत में। फिर 90s के दशक में 356 पर कुछ लगाम लगना, उसके मिसयूज पर। पहले तो जो कोalition सरकारें बनी, पहले वीपी सिंह और उसके बाद देवे गौड़ा और आई.के. गुजराल, तो कोalition सरकारों में पहली बार जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं उनको केंद्रीय सरकार में एक जगह मिली, एक वॉइस मिला। तो उस नजरिए से ऑलरेडी 356 का दुरुपयोग होना कम हुआ। फिर एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक जजमेंट आया था अर्ली 90s में, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 356 पर काफी लगाम लगाई और उसके दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की। फिर उसके बाद काफी हमारे बहुत ही महान राष्ट्रपति भी हुए हैं, जैसे कलाम ने राष्ट्रपति शासन लगाने से इनकार कर दिया था सरकार की कोशिश के बावजूद कि मैं नहीं लगाऊंगा। तो इस तरह से कुछ ताकतें, कोalition कोalition की सरकार, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति, इन तीनों के इंटरवेंशन के बाद 356 पर कुछ लगाम लगा। अब वह हम एक नए फेज में हैं जब कोalition की अब जरूरत नहीं है, फिर से एक पार्टी का दबदबा है केंद्र में। तो ये कब तक 356 पर दबाव रहेगा, ये देखने वाली बात है। और बंगाल में क्या होता है, बातचीत चल ही रही है, चर्चा चल ही रही है 356 की बंगाल के संदर्भ में। तो देखना पड़ेगा कि फिर से जो संस्थाएं हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति, यह फिर से हस्तक्षेप करके उसके दुरुपयोग को रोकने में कामयाब होंगे कि नहीं, या हो सकता है दुरुपयोग की कोशिश ही ना हो। लेकिन यह जरूर है कि एक जो हेजिटेंसी है 356 को यूज करने की, आज के दिन भी भाजपा की सरकार के पास पूर्ण बहुमत है केंद्र में, लेकिन जो हेजिटेंसी है 356 को यूज करने की, ये हेजिटेशन हमने इंदिरा गांधी के टाइम नहीं देखा था। तो 356 पर जो लगाम लगे हैं वह इतने तो कामयाब हो ही गए हैं कि केंद्र की सरकारें ये जानती हैं कि इसको हम सिर्फ सीधे तौर पर राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। उनको कम से कम एक संवैधानिक कारण, चाहे वो हाथी की दांत की तरह दिखाने के लिए ही सही, जस्टिफिकेशन चाहिए ही होगा। इसीलिए हम उस पर बैठे हैं आज तक।
वह एक संवैधानिक कामयाबी है, जो एक कमी थी शुरुआती संविधान में, उसको हमने कुछ कुछ रूप में उस त्रुटि को हमने हटा दिया है या कम कर दिया है। आर्टिकल 3 यह आज भी काफी प्रॉब्लमैटिक है। कश्मीर का जो विभाजन हुआ और उसका जो स्टेट से यूनियन टेरिटरी उसको बना दिया गया, उसमें आर्टिकल 3 की तो पूरी तरह से दुरुपयोग हुआ। आर्टिकल 3 आपको याद होगा, उसमें विमर्श जरूरी है। अब कश्मीर का जब स्टेटस बदला और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उस समय कश्मीर की कोई विधायिका नहीं थी, क्योंकि उसके जो पहली विधायिका थी वह बर्खास्त हो चुकी थी, इलेक्शन होने के का टाइम था। तो अब आर्टिकल 3 में रिक्वायरमेंट है कि अब विधायिका से आपको विमर्श करना ही पड़ेगा, चाहे उसकी सहमति ना चाहिए, लेकिन विमर्श तो प्री कंडीशन है। अब विधायिका ही नहीं है तो आप उस आर्टिकल को कैसे पूरा करोगे? तो यह एक इंटरप्रेटिव क्वेश्चन है। सरकार ने क्या इंटरप्रिटेशन दिया इसका कि जब विधायिका नहीं है तो उसके बदले हम गवर्नर से बात कर सकते हैं, या केंद्र की जो विधायिका है, जो पार्लियामेंट है, वही डिसीजन ले सकती है। लेकिन विमर्श का जो कारण है वो तो यही है ना कि आप से जो मतभेद रखे आप उससे चर्चा करो पहले। लेकिन गवर्नर और पार्लियामेंट दोनों तो केंद्रीय सरकार की के ही एजेंट हैं, तो उनसे विमर्श करके तो आर्टिकल 3 का जो पर्पस है वो सर्व नहीं हो रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है इस बारे में देखना पड़ेगा, लेकिन आर्टिकल 3 का जो पर्पस है उसके लिए तो जब विधायिका नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा। मेरा मत यही है कि विधायिका अगर नहीं है, इलेक्शंस के बीच की बात हो रही है, तो आप वेट करो, पहले इलेक्शन करवाओ, विधायिका को चुनो, उसके बाद उसका मत पूछो, विमर्श करो, और उसके बाद आप आर्टिकल 3 को ट्रिगर कर सकते हो। तो यह मेरा मत है कि संविधान का जो पर्पस है वो इसी से सर्व होगा। तो आर्टिकल 3 आज भी देखिए, मैं यह नहीं मानता कि एक बार जो राज्य बन गए वो कभी नहीं बदलने चाहिए, और जो भाषा के तौर पर जो राज्य बने थे वो काफी जरूरी था देश की एकता बनाए रखने के लिए, क्योंकि आपके सिर्फ बोल देने से लोग अपना तमिल होना या बंगाली होना या मराठी होना भूल नहीं जाएंगे। तो एक बहुल राष्ट्रीय भारत जैसे बहुल राष्ट्रीय देश में आपको अकोमोडेट करके चलना पड़ता है, तो इसलिए वह जरूरी था। कुछ बड़े राज्यों को छोटा बनाना, बिहार को झारखंड और बिहार में बांटना, यह भी जरूरी था, क्योंकि यह भी आप देखिए लोकतंत्र के रूप में जरूरी होता है कि छोटे राज्य जनता के ज्यादा करीब होते हैं। लेकिन मामला सीधा नहीं है, जटिल है, क्योंकि एक तो काफी बार राज्यों के विभाजन की बात आती है किसी पार्टी विशेष को या लीडर विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए। तो अब बंगाल के विभाजन की जो बात चल रही है वह बिल्कुल किस पार्टी को फायदा पहुंचे उस पर आधारित है। तो एक वह प्रॉब्लम है कि वह संवैधानिक मूव नहीं होगा। दूसरा एक यह भी प्रॉब्लम है कि हमने अभी डिस्कस किया था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्ता का जो विभाजन है संघ और राज्यों के बीच में वह जरूरी है, क्योंकि राज्य की सरकारें संघ को टक्कर दे सकती हैं, लेकिन वो वही टक्कर दे सकती हैं अगर राज्यों की सरकारें कुछ ठोस सरकारें हों, उनके पास कुछ पावर्स हों। अगर आप सारे राज्यों को बहुत ही छोटा और मामूली बना देंगे, तो अगर संघ और राज्य के बीच का जो बैलेंस है वह इतना एक तरफा हो जाएगा कि सारे राज्य बिल्कुल छोटे छोटे मामूली राज्य हो जाएंगे, तो कोई भी एक राज्य
संघ के खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। आज एक महाराष्ट्र और एक बंगाल में यह ताकत है कि वह संघ को चुनौती दे सके, पर एक मिजोरम या गोवा के साइज के राज्य के लिए काफी मुश्किल हो जाता है भारत जैसे विशाल देश में संघ को टक्कर देना। तो आपको दो चीजें बैलेंस करनी पड़ेगी संघवाद के लिए। एक तो कि राज्य इतना विशाल ना हो कि जनता और प्रतिनिधि के बीच का दायरा बिल्कुल इतना बड़ा है कि कोई फायदा ही नहीं है फिर संघवाद से, पर राज्य इतने छोटे भी ना हो कि राज्य और संघ के बीच का जो बैलेंस है वो बिल्कुल संघ को फायदा पहुंचाए और कोई भी राज्य संघ को चुनौती देने के काबिल ना रहे। तो इसलिए और जनता और प्रतिनिधि के बीच दायरा बनाने का, कमाने का एक तीसरा उपाय है, वह स्थानीयकरण। उस पर हम चर्चा करेंगे अभी, लेकिन तो इन दोनों चीजों का बैलेंस भी जरूरी है। इसलिए राज्यों को एक ऑप्टिमल जोन होना चाहिए, खूब ज्यादा बड़े भी ना हो और खूब ज्यादा छोटे भी ना हो, दोनों जरूरी है। आई थिंक सब्सिडियरिटी वाला सवाल छूट गया, उसी में था। हाँ, सब्सिडियरिटी, तो हम इसको आप सब्सिडियरिटी के रूप में भी समझ सकते हैं। सब्सिडियरिटी एक यह आइडिया है कि राज्य के या सरकार के पावर्स जो हैं वो सत्ता के उस स्तर को दिए जाएं जिस स्तर पे वो पावर्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव रूप से यूज किए जा सकते हैं। अब स्कूल जैसे एजुकेशन का पावर है, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का पावर, इसको आप केंद्र को दे दो भारत जैसे विशाल देश में, तो काफी मुश्किल हो जाएगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए, संघीय सरकार के लिए भारत जैसे विशाल देश में हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मिले, यह निश्चित करने के लिए। तो यह पावर आपको कम से कम इसका कुछ अंश तो आपको राज्यों को और इवन स्थानीय स्तर के सरकारों को भी देना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप देश के डिफेंस की बात कर रहे हो, अगर बाहर से कहीं से आक्रमण हुआ हो, तो वह जो पावर है काफी इस पर ज्यादा विवाद नहीं है कि वह पावर संघ के पास या यूनियन गवर्नमेंट के पास ही होनी चाहिए। तो इस तरह से सब्सिडियरिटी का यह मतलब है कि पावर्स, एक प्रिजम्पशन है सब्सिडियरिटी में कि पावर्स नीचे स्तर पे दे जाएं तो बेहतर है, पर वह हर पावर के प्रति एक सवाल पूछता है कि किस स्तर पे यह पावर सबसे ज्यादा उपयोगी होगा, उसी स्तर को यह पावर, तो एक उसका केंद्र के प्रति रुझान ना हो के स्थानीय रुझान है सब्सिडियरिटी का, सब्सिडियरिटी के प्रिंसिपल का। पर केंद्र को भी पावर दिए जा सकते हैं अगर वह पावर केंद्र के पास सबसे ज्यादा उपयोगी हो। तो यह सब्सिडियरिटी का कॉन्सेप्ट है। प्रोफेसर खेतान, आपने पिछले सवाल के उत्तर में 3 तरह की सूचियों का जिक्र किया, जो केंद्रीय सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। केंद्रीय सूची के तहत केंद्र सरकार बनाती, केंद्र सरकार जो है उस पर कानून बनाती है, राज्य सरकार राज्य सूची के तहत बनाती है, समवर्ती पर दोनों बनाते हैं। इनके बारे में आपने जिक्र किया। हाल के दिनों में हमने देखा कि कृषि कानून हो या जीएसटी हो, या एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे हमने पिछले एपिसोड्स में भी जिक्र किया था कि खास के 4 ब्रांच इंस्टीट्यूशंस में कि पुलिस और सीबीआई के कामकाज को लेकर काफी खींचतान रहती है राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच। हाल के दिनों में महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्यों में हमने देखा कि सीबीआई जो एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, इन राज्यों में बिना राज्य की अनुमति से जांच नहीं कर सकती।
हालांकि इस पे भी एक प्रश्न है कि नवेंद्र कुमार के केस में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इसकी वैधानिकता पे ही सवाल खड़ा कर दिया। तो आप हाल के दिनों में, हमने ऐतिहासिक तौर पे चुनौतियों को समझा, वर्तमान के दिनों में जो हेल्दी डिवीजन जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि सत्ता के इस स्वास्थ्य विभाजन के लिए आप केंद्र और राज्य के लिए प्रमुख चुनौतियां क्या मानते हैं हाल के दिनों में? देखिए, जो सीबीआई का प्रॉब्लम है कानूनी तौर पर, तो वह बिल्कुल आसान केस है। सीबीआई का गठन बिल्कुल साफ साफ तौर पर गैरकानूनी है। गैरकानूनी इसलिए क्योंकि संविधान का जो 7th शेड्यूल है उसमें जो पुलिस के जो पावर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन के जो पावर्स हैं, अरेस्ट के पावर्स हैं, जो पुलिस जो भी काम करती है, सीबीआई एक खास तरह की पुलिस फोर्स है। जो सीबीआई का जो कानून है, जो विधेयक है, उसका नाम भी है दिल्ली पुलिस स्पेशल पावर्स एक्ट। तो सीबीआई एक पुलिसी संस्था है, और पुलिस के पावर्स समवर्ती सूची में नहीं है, पुलिस के पावर्स राज्यों की सूची में है। जो सेकंड लिस्ट है 7th शेड्यूल में, उसकी दूसरी एंट्री है पुलिस पावर्स पे, तो वह सिर्फ राज्यों के पास है। केंद्र के पावर्स मिलिट्री के लिए हैं। तो केंद्र के पावर्स जैसे नेवी या आर्मी या एयर फोर्स के लिए हैं, और जो लिस्ट 1 जो केंद्रीय लिस्ट है उसमें एक अमेंडमेंट के द्वारा एक एंट्री 2A डाला गया था, जिसमें देश के सिविल पावर्स जो होते हैं, जो पुलिसी पावर्स होते हैं, उनकी मदद के लिए आर्म्ड फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ वगैरह हो गए, जो आर्म्ड फोर्सेस को देश के भीतर अगर डिप्लॉय किया जाए, वह भी केंद्र के पास पावर्स है। पर केंद्र के पास पुलिस के कोई पावर्स नहीं है संविधान में। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो यह डिक्लेयर किया था कि सीबीआई गैर संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही डिक्लेयर किया था कानूनी रूप से, और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट पर स्टे लगा दिया। पर आज तक कई साल हो गए हैं, आज तक उसकी अपील नहीं सुनी है। सिर्फ इसलिए नहीं सुनी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शायद नहीं चाहती है कि वह सीबीआई को खत्म करे, पर संविधान में तो इसका कोई और उपाय नहीं है। संविधान में सीबीआई के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, संविधान का संशोधन करो और फिर वो पुलिस के पावर्स समवर्ती सूची में लाओ, और उसके बाद आप सीबीआई का कानून पास करके उसको संवैधानिक रूप दो, तो तब यह पॉसिबल है। तो एक बहुत भारी प्रॉब्लम है, और ये देखिए बहुत जरूरी है कि राज्यों के जो थोड़े बहुत पावर्स हैं संविधान में, वो फॉलो किए जाएं। और यह संघवाद में सबसे बड़ा जो इसका जो दायित्व होता है वो कोर्ट पर होता है। कोर्ट की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है, वह राज्यों के अधिकारों को केंद्र से बचाए। लेकिन जिस तरह से 356 के दुरुपयोग में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके बोमई के केस में और दुरुपयोग को हटाया था, वैसी ही एक जजमेंट की जरूरत है जब सुप्रीम कोर्ट साफ साफ रूप से संघ को बोले कि जो तुम्हारे पावर्स नहीं है उस पर तुम काम नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा एक मत है तो राज्यों को विमर्श करो, उनकी सहमति लो। उनको संविधान आपको बहुत कुछ करने को देता है। यह तो केंद्रीय रुझान वाला संविधान है। आप इसमें जो आपके पावर्स हैं उसको भी यूज नहीं करके उससे भी आगे गैर कानूनी रूप से काम कर रहे हैं, तो ये कोर्ट का दायित्व है कि वह हस्तक्षेप करे इस पर।
शुक्रिया तरुणाब। अगला सवाल, क्योंकि हमने सिक्योरिटी की बात की है, तो वो जुड़ा है सम और विषम संघवाद से, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। और ये सवाल मैं कश्मीर और हम पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के उसमें भी बात कर रही हूँ, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि सैन्य बलों के पास बहुत अधिक शक्तियां हैं अन्य राज्यों की तुलना में। तो आप सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल संघवाद को कैसे समझाएंगे? कि सिमेट्रिकल या सम संघवाद का मतलब होता है कि हर राज्य के पास बिल्कुल बराबर के पावर्स, समता होती है राज्यों के बीच। असममित संघवाद में राज्यों के पावर्स बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। तो असममित संघवाद में यह मान लिया जाता है कि सारे राज्य एक तरह के नहीं हैं। तो हालांकि ज्यादातर पावर्स मिले जुले ही होते हैं, लेकिन कुछ खास केसेस में राज्यों को एक खास ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो भारतीय संविधान सम संघवाद नहीं अपनाता है। भारतीय संघवाद एक असममित संघवाद है। भारतीय हमारा जो संविधान है उसमें काफी राज्यों को खास पावर्स, खास ऑटोनॉमी दी गई है। जम्मू कश्मीर पर तो चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर को 370 सभी जानते हैं, पर 370 एक चैप्टर में है। उसमें 371 भी है, 372 भी है। बहुत सारे प्रावधान है जिसमें काफी अलग अलग राज्यों को ऐसे खास पावर्स दिए गए हैं। जैसे मैं आपको 371 की बात बताऊं तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। 371 ए में नागालैंड के लिए, 371 बी में असम के लिए, फिर मणिपुर के लिए, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए, फिर सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं इनके प्रति संविधान में अलग अलग प्रावधान है। तो हमारा संविधान कभी भी सम संघवाद वाला संविधान नहीं रहा है, असममित संविधान रहा है। और यह जो तर्क कश्मीर के लिए यूज किया गया कि कश्मीर खास क्यों हो, तो कश्मीर खास नहीं था। और कश्मीर खास है तो ये सारे राज्य खास है भारतीय संविधान में। और अब दूसरी तरफ देखो तो यूनियन टेरिटरीज भी बराबर नहीं है। अगर आप दिल्ली और पौंडीचेरी की बात करो तो हालांकि इनको राज्यों की तरह ट्रीट नहीं किया गया संविधान में, लेकिन ये यूनियन टेरिटरीज भी ऑर्डिनरी यूनियन टेरिटरीज की तरह भी इनको ट्रीट नहीं किया गया है। इसमें इनके लिए भी खास प्रावधान है। दिल्ली और पौंडीचेरी में जैसे चुनी हुई विधायिका है, यह तो बाकी यूनियन टेरिटरी, हर यूनियन टेरिटरी में नहीं है। 239 ए और 239 ए। तो ये जो असममित संघवाद है, ये भारत के राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में हर स्तर में देखा गया है। और यह बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि जब अगर आपका ढांचा सिमिलर नहीं है, राज्य की खास प्रॉब्लम होती है, खास संदर्भ होता है, खास हिस्ट्री होती है। और देखिए देश चलाना एक, अगर आप सिर्फ सिद्धांत को इस तरह से मानोगे कि सिद्धांत का प्रैक्टिकल असर क्या हो रहा है उस पर आप नजर नहीं रखोगे, तो सिद्धांत नुकसान ज्यादा करता है फायदे की बजाय। और एक संविधान का आखिरी मकसद तो अपने लोगों की भलाई करना ही है। हम भारत के लोगों ने संविधान अपनाया,
तो चाहे जितना ही समतापूर्ण सिद्धांतपूर्ण संविधान आप बना लो, अगर भारत के लोगों का भला नहीं हो रहा है तो वह संविधान कोई काम का नहीं। इसलिए असममित संविधान, ये भारत में ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में असममित संघवाद लागू है। इसलिए यह एक काल्पनिक समता, लोगों के बीच समता जरूरी होती है, राज्यों के बीच समता एक अलग ही चीज है। और यह एक समता, इक्वालिटी में का जो एक इमोशनल पुल है, वह लोगों के बीच जो इक्वालिटी है उसको इन्होंने राज्यों के बीच के संदर्भ में ट्रांसफर करके कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया। लेकिन इसका कोई नैतिक, कोई इसका भारी तर्क नहीं मैं मानता हूं इसको, कि राज्यों के बीच समता जरूरी है संघवाद में। जो आपने सैन्य बलों की बात की वह इससे रिलेटेड मसला है, पर थोड़ा फर्क है उसमें। फर्क यह है कि पूर्वोत्तर के राज्यों और जम्मू कश्मीर जहां की सैन्य बलों को खास विशेष पावर्स दिए गए हैं, पावर्स ये कि उनके द्वारा कोई मर जाए या किसी पर आघात हो तो उसकी जांच नहीं होगी। तो ये काफी खास, बहुत विशाल पावर है कि आपको जान लेने की पावर है। तो यह विडंबना यह है कि यह उन राज्यों में लागू है जिनको संविधान कम नहीं ज्यादा पावर्स देता है। तो ये एक हमारा एक पेचीदा मसला है हमारे देश में। शुक्रिया प्रोफेसर केतान। आपने बात किया कि किसी भी संविधान का मूल मकसद उसके लोगों की भलाई का है। इसी से जुड़ा मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि संघवाद की अवधारणा में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? हाल के दिनों में यह खासकर देखा गया कि महामारी नियंत्रण में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। खासकर मुंबई में नगर पालिका की काम की तो सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की। केरल में पंचायतों की भूमिका बहुत प्रबल रही है। हाल ही में बिहार में पंचायत सदस्यों के पावर को ब्यूरोक्रेट को ट्रांसफर कर दिया गया है। जो डीडीसी हैं या जो वीडियो हैं उनको उनके पावर को ट्रांसफर कर दिया गया है। आप इन्हें कैसे देखते हैं? ये भारत में जो स्थानीयकरण बोलते हैं, मैंने आपको सब्सिडियरिटी के बारे में बताया। सब्सिडियरिटी यह चाहती है कि पावर्स जितने स्थानीय हो सकें उतने बेहतर होते हैं। एक अगर वो कामयाब तरीके से, अब आप एक नगर पालिका को आप पावर्स दे दो देश की सुरक्षा का, तो वह तो एक मिसमैच हो गया। लेकिन अगर आप इफेक्टिवनेस को नजर में रखते हुए, सब्सिडियरिटी चाहती है कि सबसे लोकल स्तर पे पावर्स दिए जाए। संविधान बनाते समय ये लोकलिज्म का जो एजेंडा था या स्थानीयकरण का जो एजेंडा था, डिसेंट्रलाइजेशन भी इसको बोलते हैं हम इंडिया में, यह एक बहुत ही भारी मसला था, बहुत ही विवादित मसला था। और यह इसलिए विवादित था क्योंकि इसमें हमारे दो भारी भरकम नेता, बहुत महान नेता गांधी और अंबेडकर के मत बिल्कुल विभिन्न थे। गांधी चाहते थे कि भारत की पंचायतों के पास सबसे ज्यादा पावर्स, काफी रैडिकल डिसेंट्रलाइज्ड या स्थानीय पावर्स वाले देश को देखना चाहते थे। अभी हमारे पास सबसे ज्यादा पावर्स केंद्र की होती हैं, उसके बाद कम पावर्स राज्यों की और सबसे कम लोकल गवर्नमेंट की होती है। गांधी इनको उल्टा करना चाहते थे, सबसे ज्यादा पावर सबसे नीचे हो। तो सब्सिडियरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो गांधीवाद में हम बहुत ही साफ रूप से देख सकते हैं। हालांकि एक नजरिए से लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अंबेडकर को यह चिंता थी, बहुत वाजिब चिंता थी, कि भारत के संदर्भ में जहां जनता के बीच इतनी असमता है,
इतनी ऊंच नीच है, जातिवाद है, औरतों का जो स्टेटस है, तो इसमें आप जितना स्थानीयकरण करोगे पावर का, उतना ही ज्यादा जो लोकल स्तर पर जो दबदबे वाले गुट हैं या लोग हैं, वही इस पावर का इस्तेमाल करेंगे, और उसका इस्तेमाल जो कमजोर वर्ग हैं उनके खिलाफ होगा। तो यह जो डिबेट था, ये आज भी है, पर 1990 के दशक में जो संविधान के संशोधन हुए और पंचायती राज नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान जो लाए गए पंचायती राज के कानून, उन पे एक कॉम्प्रोमाइज हुआ। कॉम्प्रोमाइज था कि हम पावर्स तो देंगे स्थानीय पंचायतों को और नगर पालिकाओं को, पर यह सुनिश्चित करेंगे कि जो कमजोर वर्ग हैं, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और विमेन, उनको हम आरक्षण देके यह सुनिश्चित करेंगे कि इनका शोषण स्थानीयकरण के नाम पर ना हो। तो गांधी और अंबेडकर, एक तरह से दोनों की बात आप यह समझ लो रखी गई। तो और देखिए, शोषण तो एक दिन में खत्म नहीं होगा, लेकिन जो एम्पावरमेंट है, आप स्थानीयकरण के साथ कमजोर वर्गों का एम्पावरमेंट करो तो दोनों खुश हो जाएंगे। दोनों जो इश्यूज हैं वो हम देख सकते हैं। प्रॉब्लम इंडिया में ये हुई कि हमने स्थानीयकरण तो किया, पर जो औपनिवेशिक जो ढांचा था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, जो स्थानीय पावर कॉलोनियल ब्रिटिश राज के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया था, वो इलेक्टेड नहीं होता या होती, वो अपॉइंटेड होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। जो एक अफसर आता है दिल्ली से, वही चलाता है उस डिस्ट्रिक्ट की का एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस ढांचे को हमने लोकतांत्रिक चुने हुए पंचायतों और नगर पालिकाओं से विस्थापित नहीं किया। अगर आप लोकतंत्र को लोकल एरिया में लेके जा रहे हो, तो आप लोकल पावर जो है उसको आप लोकतांत्रिक बना दोगे। लेकिन हमने जो अफसर है, अफसरशाही को खत्म नहीं किया। नहीं तो राज्यों में ठीक है, कभी कभी आप गवर्नर जो सरकारी अफसर आप समझ लो उसको प्रेसिडेंट रूल के तरफ, या कभी दिल्ली में, जैसे अब दिल्ली में जो नया कानून पास हुआ है और गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पावर्स बढ़ा दिए गए हैं, अब ये समझ लो कि उस कानून के अंतर्गत दिल्ली में अब एक डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सरकार ने अपॉइंट कर दिया है, और जो दिल्ली की सरकार है उसको एक नगर पालिका की तरह बना दिया है। तो वह जो सिस्टम है उसमें लोकतांत्रिक शक्तियां बहुत मामूली होती हैं, उनके पावर ज्यादा नहीं होते, और जो अपॉइंटेड जो गैर लोकतांत्रिक शक्ति है, जो अफसरशाही, ज्यादातर पावर्स उसी के पास होती है। तो यह जो प्रॉब्लम है, ये अभी भी एक उपनिवेशवाद की एक कंटिन्यूटी है भारत में, जो हमें जिसके लिए हमें काफी काम करना पड़ेगा। और अफसरशाही, एक लोकतंत्र में अफसरशाही लोगों के जो प्रतिनिधि हैं उनके नीचे ही काम कर सकते हैं, उनके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो वह मिसमैच अभी हमने स्थानीय स्तर पर नहीं खत्म किया है। पावर्स, जो स्थानीय पावर्स हैं, बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, और कुछ राज्यों में तो बहुत ही कम है। इलेक्शंस भी नहीं होते, काफी धांधली भी चलती है। तो काफी इश्यूज हैं, पर दुनिया एक दिन में नहीं बदलती, धीरे धीरे बदलती है। और केरल में और जो अच्छे जो मॉडल उभर के आ रहे हैं, वही ज्यादा फैले, वही ज्यादा दूसरे जगह भी पनपे, तो ये अच्छी बात होगी।
राजेश, इसमें मैं बस एक बात और जोड़ना चाहूँगी। जो हमने ये बात की कि लोकल लेवल पर भी अभी कई जगह चुनाव नहीं होते, तो उसी में एक चीज़ जो हमने हाल में नोटिस की है, जैसे मैं राजस्थान में हूँ, राजस्थान में भी ये चीज़ हुई है, हरियाणा में भी ये चीज़ हुई है और कुछ अन्य राज्यों में भी, कि कौन सरपंच के चुनाव के लिए खड़ा होगा, पंचायती मेंबर के चुनाव के लिए, उसमें नए तरह के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। जैसे आपको 8वीं पास होना पड़ेगा, आपके 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, घर में टॉयलेट होना चाहिए और तरह तरह की कंडीशंस। और इनका ये प्रभाव पड़ रहा है कि जो रिजर्वेशन एक तरह का एक अफर्मेटिव एक्शन था महिलाओं के लिए या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, उन पर इनका बहुत ही उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, शायद वो केस भी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं मानी, पर इसका प्रभाव ये है कि इफेक्टिवली महिलाएं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, उनके लिए इन राज्यों में चुनावी पंचायती राज स्तर पर चुनाव लड़ना अब मुश्किल है। और उनकी खुद की गलती नहीं है, जो सिचुएशंस हैं उनकी जेंडर या कास्ट की वजह से उनको एक तरह से इनडायरेक्टली बाहर कर दिया गया है। बस यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना संविधान के प्रति दायित्व इसमें नहीं निभाया है, क्योंकि ये जो ग्रेजुएट होना या 8वीं पास होना और बच्चों की, ये अलग अलग रोड़े हैं गरीबों को सत्ता से बाहर रखने के लिए। और क्योंकि बिल्कुल बच्चे किसके ज्यादा होते हैं? गरीबों के होते हैं। शिक्षा किनकी कम होती है? गरीबों की होती है। तो इसका गरीबी से और बाकी जो कमजोर, जो सामाजिक कमजोरियां होती हैं कास्ट के आधार पर और जेंडर के आधार पर, वो सारी इसमें नजर आती है। तो जो राजबाला का जैसे केस कि है, हाँ, राजबाला का केस, जैसे राजबाला महिलाओं को कितना अधिकार है ये कह पाने का कि मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, तो उन्हें पनिश किया जा रहा है उस चीज के लिए जिसमें उनका कोई मतलब उनके पास निर्णय लेने की क्षमता ही उनसे छीन ली गई थी। इसमें अनुराग भास्कर का पेपर है EPW में, जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये इन तबकों को बाहर करेगा। जो बात तरुण आप कह रहे हैं वो दर्शक चाहे तो देख सकते हैं। बिल्कुल, आप समझ लीजिए एक दलित महिला गरीब घर में पैदा हुई और माँ बाप ने स्कूल नहीं भेजा और हस्बैंड ने 4, 5, 6 बच्चे पैदा करने पर विवश किया, और उसको आप एक तरफ तो आरक्षण दे रहे हो और दूसरी तरफ कानून पास करके बोल रहे हो कि तुम चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि तुम एलिजिबल नहीं हो। तो ये बहुत ही गैर लोकतांत्रिक एक मूव है, और यह भी दर्शाता है कि अंबेडकर का जो भय था वो सही था, क्योंकि अब ये सीधे तौर पर जो नहीं कर सकते, कानून पास करके दलितों को और औरतों को बाहर नहीं कर सकते, इसको इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं हम, कि आप जाति और जेंडर और इनको डायरेक्टली यूज नहीं करके आप इनडायरेक्टली यूज करते हो। अगर आप कोई भी स्टैटिस्टिक देखो तो कोई भी रूल, अगर आप ये रूल बना दो कि आप ग्रेजुएट नहीं हो तो MP नहीं बन सकते, उसका सबसे भारी असर शेड्यूल कास्ट पर पड़ेगा, कुछ विशेष धर्म के लोगों पर पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि जहां आप जात के बेसिस पर डायरेक्टली आप भेदभाव नहीं कर सकते, वहां पे आप कुछ उंगली टेढ़ी करके खीर निकालो। छुपा कर आप बिल्कुल करें। कोई घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, बस वही काम हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खेतान और सुरभि, आप दोनों का। हमने देखा कि संघवाद क्यों जरूरी है, उनका लोकतंत्र में क्या भूमिका है, और संघवाद ने कैसे पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पंचायती राजों के जरिए भागीदारी सुनिश्चित की, और उस भागीदारी में अब क्या रोड़े आ रहे हैं जो योग्यता को बदल करके जो उनकी सहभागिता के आधार पर उनके रोड़े खड़े कर रहे हैं, उसको हमने समझा। इन सब के लिए आप दोनों का शुक्रिया सुरभि एक बार फिर से। और आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे सारे वीडियोस एपिसोड 1 से एपिसोड 10 तक
हमारे संविधान संवाद के जो पेज हैं www.sociolegalliterary.samvidhansamvad.in पे देख सकते हैं। इसके सारे एपिसोड के पॉडकास्ट भी हैं, आप उस पॉडकास्ट को एंकर, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। शुक्रिया।